नमस्कार मेरे साथियों, फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि प्रैक्टिस सेट जो है ये उत्तराखंड आपके एनबीएस यूपी टीजीटी के लेवल के भी चल रहे हैं। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मंडे से आपके जो टाइम रहेगा, मंडे से 9:30 PM सभी क्लासेस मेरी मंडे टू सैटरडे सैटरडे आपकी जो क्लासेस हैं 9:30 से डेली लाइव रहेंगी। अब डेली लाइव रहेंगी, है ना। जब आता हूँ तो कुछ नया लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। ये क्लास जो है आपकी डेली लाइव रहेंगी। और ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट आपका क्या था, है ना, ये भी है। और इसमें मैं मल्टीपल क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल आपको समझाते हुए चलूँगा, है ना। तो डेली लाइव क्लास में मंडे से आपको जुड़ना है। और स्पोर्ट्स सीरीज़ उसमें शुरू होने जा रही है। और स्पोर्ट्स सीरीज़ के साथ साथ जो टिपिकल जो आपके जितने भी उसमें यूनिट हैं उनको कवर कराते हुए मैं चलूँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या का द इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू the plan of rotation and passing through the center of rotation, है ना। तो उसने क्या कहा है, व्हाट इज डिफाइंड अबव, यानी ये ऊपर क्या कहना चाह रहा है कि घूर्णन तल के लंबवत घूर्णन केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। ठीक, तो किसकी बात हो रही है भाई, काल्पनिक रेखा की बातचीत चल रही है। तो क्या होगा उसमें ऑप्शन ये आपका क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या होगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन, कार्डिनियल प्लान या मीडियो लेटरल एक्सेस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए, बेसिक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है आपका, आप मान लीजिए ये है, ठीक, प्लान जो आपके लेफ्ट और राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दें वो क्या कहलाते हैं, सेजाइटल। ठीक, और इंटीरियर पोस्टीरियर, है ना। दूसरा कौन सा होता है, आपको डिवाइड कर दे इंटीरियर और पोस्टीरियर, इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवाइड कर दे वो क्या कहलाता है, यानी आपके आगे और पीछे वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका फ्रंटल प्लान, फ्रंटल प्लान कहलाता है। ठीक, अब तीसरे नंबर का प्लान कौन सा होता है, ट्रांसफर या हॉरिजेंटल। तो वो आपका कौन सा हो गया भाई, कि इस बॉडी को जब इंसेक्ट करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, इंसेक्ट करते हैं, यानी अपर और लोअर, यानी ऊपर और नीचे, तो वो आपका कौन सा कहलाता है, बताइए कौन सा कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है ट्रांसफर या हॉरिजेंटल प्लान। तो जब उसने क्या क्वेश्चन किया है कि इमेजरी लाइन परपेंडिकुलर टू प्लान ऑफ रोटेशन, है ना, प्लान ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो जब बात होती है रोटेशन की, तो यानी वो क्या हो रही, इसके चारों तरफ घूम रही है ना। कैसे, इसके चारों, तो क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, है ना। घूर्णन अक्ष होगा वहां पर, याद रखिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात होगी, है ना। तो तीनों प्लान मैंने बता दिए थे आपको, ये आपके इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, समझना है। अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट टेंड टू मेंटेन इट्स मोशनलेस स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स। सबसे पहली टर्मोलॉजी, अगर क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या होता है, तो क्वेश्चन पहचानने का तरीका ये होता है कि उसको आप समझ लीजिए कि जहां पर क्या लिखा है, मोशनलेस की बात है, यानी एक स्थिर वस्तु, यहीं से आपको आंसर मिलना शुरू हो जाता है। यानी क्वेश्चन को आप सबसे पहले पढ़िए, है ना। अपनी गतिहीन अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को, गतिहीन अवस्था को बनाए रखने के लिए, तो वो क्या हो जाती है, जड़त्व कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। जड़त्व का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये बॉल है, ये फुटबॉल है, ग्राउंड है, और ये बॉल जो रखी हुई है, गोल करने के बॉल कहाँ आएगी आपकी, है ना, तो सेंटर में आती है, यहीं तो आती है। जब ये बॉल सेंटर में रखी जाती है, जब तक कि इस टीम का प्लेयर या इस टीम का प्लेयर है, इस पर क्या नहीं कर देगा,
वस्तु कोई भी अपनी रिमेन पोजीशन में है जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य एक्सटर्नल बल नहीं फोर्स लगेगा। फिर से समझ लीजिए, वस्तु स्थिर अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। वो आपका क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। समझ गए मेरे साथियों? जड़त्व कहलाता है। इतनी चीज को आप याद रखिएगा। कीवर्ड को पहचानने का तरीका है, एक स्थिर वस्तु की बात हो गई। ठीक। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट इनर्शिया? जड़त्व के बारे में सही क्या है? पहला है resistance to acceleration. It has no unit of measurement. Amount of inertia body possesses is directly proportional to its mass. Massive objective tend to move easily. यानी त्वरण का विरोध, इनमें से इसकी कोई माप की इकाई नहीं है। किसी पिंड में जड़त्व की मात्रा उसके द्रव्यमान के सीधे व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह भारी वस्तुएं आसानी से गति करती हैं। बताइए, तो ये जो है आपको चलिए देखिए, भारी वस्तुएं आसानी से गति करती हैं। सबसे पहले तो इसी को एलिमिनेट कर दो, बाकी के तीन आपके बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो आंसर इसका डी रहेगा। ठीक, आंसर कैसा रहेगा भाई? तो डी रहेगा, ये याद रखना है ना। जड़त्व के बारे में क्या है? ये एक्सेलरेशन का विरोध करता है। क्यों भैया? अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर मेरे अंदर का इंटरनल फोर्स नहीं काम करेगा तो मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नहीं होऊंगा, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये जो है द रोटेटरी इफेक्ट क्रिएटेड बाय इसेंट्रिक फोर्स इज नोन एज टॉर्क, डेंसिटी, इम्पल्स या प्रेशर, है ना। तो ये चीज समझना आपको। टॉर्क का मतलब घूर्ण होता है ना। चलिए, एक उत्केंद्रीय बल द्वारा निर्मित घूर्णी प्रभाव को क्या कहते हैं? द रोटेटरी इफेक्ट क्रिएटेड बाय इसेंट्रिक फोर्स। तो डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, आवेग बोलते हैं या प्रेशर बोलते हैं। चलिए चौथा, चलिए बहुत बढ़िया। तो जब कोई भी बल रोटेटरी की बात आती है तो आपका क्या हो जाएगा भाई? टॉर्क हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। टॉर्क की बात हो रही है। कितना टॉर्क है? आप गाड़ी खरीदने जाओ ना तो उसमें भी होते हैं। तो जब भी आप गाड़ी कोई भी परचेज करें या ट्रैक्टर भी लें, है ना, टॉर्क इतना, प्रेशर उसमें लिखा होता है, इतना फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है ना, इतना टॉर्क का इंजन है, ये बताते हैं आपको, है ना। इन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समझ। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ओवर विच ऑफ द फोर्स एक्ट एज नॉन एज। शारीरिक शिक्षा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है। द प्रोडक्ट ऑफ force and time over which force act is known as impulse, shear, compression या डेंसिटी। shear force के बारे में यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के पेपर में। 2024 वाला पेपर जो अभी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, यूजीसी नेट में ये पूछा गया 2024 वाले में, है ना। shear force होता है ये, और ये कैसे लगता है ये बताना है ना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इम्पल्स की बात होती है, यूनिट है, उसने यूनिट पूछ लिया है ना। हाँ, नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट पेयर बेंडिंग asymmetric loading that produce tension on one side of body, longitudinal axis, compression on the other side, axial directed toward the longitudinal axis of the body। टॉर्सन क्या होता है? लोड प्रोड्यूसिंग ट्विस्टिंग अ बॉडी अराउंड द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, कंबाइंड लोडिंग द स्टिमुलेशियस एक्शंस ऑफ वन फॉर्म ऑफ द लोडिंग, यानी गलत जोड़े का चयन करना है, याद रखना। झुकना क्या है? असीमित लोडिंग जो शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के एक तनाव दूसरी तरफ संपीड़न पैदा करते हैं, कंप्रेशन, संपीड़न। ठीक, अक्षीय शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष की ओर निर्देशित। मरोड़ क्या है? अनुदैर्ध्य अक्ष के चारों ओर शरीर के घुमाव उत्पन्न करने वाला भार। संयुक्त लोडिंग के एक प्रकार की एक शाखा की कार्रवाई है। तो
इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जो बन रहे हैं, है ना, तो इस पे भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो छठे का आंसर आपको बताना क्या है, तो कंबाइंड लोडिंग स्टिमुलस एक्शन वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लोडिंग, है ना, इसको आपको याद रखना। कंबाइंड लोडिंग स्टिमुलस एक्शंस वन ऑफ द फोर्स ऑफ वन ऑफ द लोडिंग, है ना, ये गलत है, बाकी सारे एकदम सही बोल रहे हैं, है ना। व्हाट इज द डिफाइन इन बिलो गिवन स्टेटमेंट, द स्टडी ऑफ शेप फॉर्म पैटर्न एंड सीक्वेंसिंग ऑफ लीनियर मूवमेंट। लीनियर मूवमेंट मतलब सीधा, जैसे 100 मीटर दौड़ रहे हैं, मैं ऐसे रनिंग करूं तो ये कैसा हो गया, लीनियर हो गया, है ना। linear movement through over time without particular reference to the force that causes of result form of the motion। काइनेटिक है, काइनेमेटिक है, लीनियर काइनेमेटिक्स है, एंगुलर काइनेमेटिक्स है ना। नीचे दिए गए कथन को प्रभावित किया गया समय के साथ रैखिक गति के आकार, रूप, पैटर्न और अनुक्रम का अध्ययन गति का कारण बनने वाले या उससे उत्पन्न होने वाले बल के विशेष संदर्भ की गतिकीय है ना, और रैखिक गतिकीय, कोणीय गतिकीय, है ना, ये याद रखने हैं कि इसमें से आपको बताना है समय के साथ रैखिक लीनियर मोशन, है ना। चलिए तो याद रखिएगा, इसकी बात होगी, लीनियर काइनामेटिक की बात होगी, इसकी बात होगी, लीनियर काइनामेटिक्स की बात होगी, है ना। चलिए कॉजेस की बात आ गई ना, हाँ कॉजेस की बात आ जाए, फोर्स दैट कॉजेस, है ना, ये क्वेश्चन में ही आपके जो है ना आंसर छिपे होते हैं, ध्यान से समझना है। नोट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले सर्कल कर लेना है, ये चीज याद रखना आप सबको, है ना। हाँ, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डायरेक्शन रिलेटेड द फाइनल पोजीशन द इनिशियल पोजीशन, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यहाँ पर ये सी आ गया, सी इधर का आंसर है, सी ये है। चलिए, इट इज मैग्नीट्यूड कैन बी इन आइडेंटिकल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूजली इंटरचेंजेबल, है ना। चलिए चलिए इसका सी था। चलिए तो ये क्या है आपके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है आर यूजली इंटरचेंज, कैसे हो सकती है, यही तो गलत है, बाकी सही है। यहाँ से आपने मान लीजिए 200 का ग्राउंड है, ठीक, ये 400 मीटर का ग्राउंड है, और ये जो है आपकी, अभी मैं बता रहा हूँ क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपने स्टार्ट किया 200 मीटर का, ठीक, 200 मीटर स्टार्ट किया, है ना, ये जो है आपका यहाँ फिनिश हुआ, है ना, ये फिनिश हो गया, तो ये जो है वो क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का अभी क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, कौन सा साकार प्रक्षेप पथ को प्रभावित नहीं करता है। भाई ये अरे आ गया तुरंत, हाँ, अरे बोले ये ऐसे करता है, यहाँ खड़ा हुआ प्लेयर, इसने थ्रो किया ईयर में डिस्कस, और ये जो है पाथ बना दिया ट्रेजेक्ट्री, ठीक, 45 डिग्री पर जो इसने फेंक दिया और बन गया, बस आंसर ये है। तो यही तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, है ना। हाँ तो क्या कह रहा है, प्रोजेक्टाइल डज नॉट इन्फ्लुएंस, कौन सा नहीं करता है, ग्रेविटी है, एयर रेसिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी। भाई ये तीनों तो फैक्टर करेंगे ही, ये तो करेंगे ही, है ना। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर ये नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, है ना। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ प्रोजेक्टाइल रेंज इट प्रोडक्ट ऑफ इट्स, यानी उसने क्या कहा कि प्रोजेक्टाइल जो रेंज है वो किसका प्रोडक्ट है, यानी ये जो थ्रो किया, है ना, तो ये जो रेंज है, यानी उसने जहाँ ये खड़ा था, मान लीजिए यहाँ खड़ा था और इसने यहाँ से फेंका है, ठीक, तो ये जो रेंज है ये किसका प्रोडक्ट होती है, हॉरिजॉन्टल स्पीड ग्रेविटी का। मैं देखिए फिगर भी बना दिया आपको समझने में आसानी के लिए, हॉरिजॉन्टल स्पीड हो गया, फ्लाइट टाइम हो गया, फ्लाइट टाइम एंड एयर रेसिस्टेंस हो गया, है ना। हाँ
और जो है आपके हॉरिजॉन्टल स्पीड और एंगल की बात हो गई। तो जब हॉरिजॉन्टल स्पीड और फ्लाइट टाइम उसने जो ये फेंका और ये जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं आपके हॉरिजॉन्टल स्पीड एंड फ्लाइट टाइम बोलते हैं। तो आंसर इज द बी। इसको याद रखिएगा हमेशा, फ्लाइट टाइम को नोट करते हैं रेंज में, है ना। हाँ, नेक्स्ट है व्हेन रिलेटेड प्रोजेक्शन हाइट इज जीरो द ऑप्टिमम प्रोजेक्शन इज एंगल इज, कितना होता है अभी मैंने बताया था, है ना। तो ये जो है आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करेंगे, ठीक, तो किस एंगल पर करेंगे, आइडियल माना जाता है 45, ठीक, तो याद रखिएगा 45 है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट, which type of fibrous joints can include force but permit little no movement। भाई फाइब्रस जॉइंट में तो कोई मूवमेंट ही नहीं होता। आर्टिकुलेटेड फोर्स, किस प्रकार के रेशेदार बल को कम कर सकते हैं लेकिन जोड़दार बल की बहुत कम या कोई भी अनुमति नहीं देता है। तो इसको पहचानने का तरीका है SAT, नो मूवमेंट, स्लाइडली मूवमेंट, और डाइथ्रोसिस में क्या होता है, फ्रीली मूवमेंट। ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन होती है आर्टिकुलेशन मतलब जॉइंट की, ठीक। तो ऐसे इनको याद रखा जा सकता है। तो जब यहाँ पर बात आ गई तो सबसे पहले उसने कहा फाइब्रस जॉइंट, तो फाइब्रस जॉइंट जो है सिंथ्रोसिस की बात हो गई, है ना, सिंथ्रोसिस, है ना, एम्थ्रोसिस, डाइथ्रोसिस, है ना, ये सारे जो है आपके, है ना, इसको ऐसे पहचाना जा सकता है। चलिए नॉर्मल कॉन्वेक्स कर्वेचर द थोरेसिक एंड सेक्टल रीजन नोन एज, वक्षीय त्रिकोणास्थि में सामान्य उत्तल वक्रता को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलिसिस, या तो जब किसकी बात आ गई थोरेसिक रीजन की, है ना, तो काइफोसिस होगा, याद रखिएगा, है ना, काइफोसिस। ये मैंने स्पाइन के आपको बताए हुए थे, 7, C7, TH12, L5 और सेक्रम, ठीक, ये आपको मैंने बताए हुए थे। चलिए डायग्नोसिस ऑफ काइफोसिस मेड ऑफ थ्रू, कैसे हम इसको काइफोसिस का निदान किस माध्यम से किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट, पीक फ्लोर इन फ्लोमीटर या स्पायरोमीटर, है ना, अवलोकन, मानव मितीय माप या फ्लोमीटर या स्पायरोमीटर, है ना, ये थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, याद रखिएगा, ये थर्ड पॉइंट है। चलिए तो बताइए 14 नंबर जो है क्या रहेगा आपका, है ना, तो अवलोकन से और मानवीय एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट, इन दो से हम क्या कर सकते हैं, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच एक्सरसाइज नॉट रिकमेंडेड एज द ट्रीटमेंट ऑफ काइफोसिस, काइफोसिस में उपचार में कौन सा व्यायाम अनुशासित नहीं है, पुशअप्स है, बेंच प्रेस है, ताड़ासन है, या लंजेस है ना। तो लंजेस तो जो है नहीं आता है इसमें, हाँ 15। चलिए तो डी, भाई ताड़ासन कर सकते हैं, बेंच प्रेस कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, लेकिन लंजेस जो है एथलेटिक्स में किया जाता है। विच आसन इज रिकमेंडेड नॉक नी चाइल्ड, घुटने टेकने वाले बच्चों को कौन सा अनुशासित, जो आपस में नौकनी ऐसे लड़ते हैं इस तरह के, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं आपके नौकनी। पद्मासन है, वृक्षासन है, शवासन है, सर्वासन है, कौन सा आसन बच्चों को कराना इनमें से चाहिए, अगर नौकनी है तो इनको पद्मासन कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए, पद्मासन। चलिए मेरे प्यारे साथियों, व्हाट इज द कंसीडर टू बी मसल ओरिजिन, मांसपेशी उत्पत्ति किसे माना जाता है। याद रखिएगा मांसपेशी जो है उत्पत्ति, जब मैं आपको मंडे को ये क्लास लाइव कराऊंगा मसल्स का ओरिजिन इंडक्शन वाला, उसमें बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हुए चलूंगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें, है ना। अटैचमेंट साइट डज नॉट मूव ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन, अटैचमेंट साइट मूव ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन, या ऑल स्मूथ मसल या कार्डिक मसल ओनली,
मांसपेशी उत्पत्ति किसे माना जाता है, ये आपको बताना है ना। तो जहां पर क्या होता है, अटैचमेंट साइट तो होती है लेकिन वहां पर क्या है, मूवमेंट नहीं, है ना, कोई नहीं हिलता। प्रॉक्सिमल जहां पर नियरेस्ट होता है सेंटर के, और डिस्टल क्या होता है, बॉडी से दूर। ठीक है, चलिए। स्केलेटल मसल्स ओरिजिन ऑलवेज, मैंने क्या बोला था, देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो इससे पहले मैंने आपको बताया। कंकाल की मांसपेशी उत्पत्ति हमेशा कहाँ से होती है, तो हमेशा प्रॉक्सिमल से होती है, या डिस्टल से होती है, या बोथ ए और बी होती है, या इंजर्शन होती है, बताइए। देखिए हमेशा कहाँ से होती है, प्रॉक्सिमल से होती है, याद रखिए, है ना। ये जो है आपकी बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है, और जो मसल्स की उत्पत्ति होगी वो हमेशा प्रॉक्सिमल यानी जो नियरेस्ट पॉइंट होता है आपके सेंटर का, और डिस्टल हमेशा दूर, है ना। चलिए, तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया। जहां पर उस पेशी का क्या होगा, इंजर्शन होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्टल कहलाता है। जहां से उत्पत्ति होगी वो प्रॉक्सिमल हिस्सा कहलाएगा। चलिए, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मसल ओरिजिन ऑफ रिस्ट, कलाई की मांसपेशियों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट, रिस्ट इज डिस्टल टू द एल्बो, बोथ ए और बी, एल्बो इज डिस्टल टू शोल्डर। बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है सी, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। तो देखिए हमेशा जब रिस्ट वाच की बात हो रही है, तो मैंने अभी बताया था प्रॉक्सिमल डिस्टल के बारे में, तो रिस्ट जो है आपकी क्या हो गई, प्रॉक्सिमल हो गई, और रिस्ट जो है, एल्बो आपकी प्रॉक्सिमल हो गई, रिस्ट क्या हो गई भाई, ये आपकी क्या है, ये ये एल्बो है, यहाँ से मसल का ओरिजिन हो रहा, यहाँ पर इंजर्शन हो रहा, तो ये एल्बो है और ये आपकी रिस्ट है, तो दोनों क्या हो गई, यही तो हुआ, तो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए, सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अटैचमेंट दैट मूव इज नॉन एज मसल ओरिजिन, मसल इंजर्शन, मसल एक्शन, या फ्रिक्शन। कंकाल पेशियों के सेक्शन के दौरान कौन सा जुड़ाव चलता है, उसे हम क्या कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, तो क्या रहता है, इंजर्शन रहता है ना, जहां पर पेशी का क्या हो रहा है, खत्म हो रही है। चलिए, नेक्स्ट है, विद रिगार्ड टू थर्ड क्लास लीवर और इफ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन, इसमें होता है, ये भी चीज आप, व्हाट इज डिनोटेड, तृतीय श्रेणी के संबंध में यदि यांत्रिक लाभ एक से अधिक है तो क्या दर्शाता है, बताइए, क्या दर्शाएगा ये। तो आउटपुट बल इनपुट से अधिक होता है, या इनपुट बल आउटपुट से अधिक होगा, या आउटपुट इनपुट बल दोनों बराबर होंगे, या बोथ ए और बी। तो याद रखना हमेशा इसमें जब ग्रेटर देन वन की बात होगी, तो हमेशा इसमें क्या होगा, आउटपुट फोर्स विल बी ग्रेटर देन इनपुट बल, यानी बाह्य बल जो है वो क्या होगा, इनपुट वाले बल से ज़्यादा होगा। जैसे मैं अगर इस बोर्ड को निकालना चाहूँ तो मेरा फोर्स ज़्यादा लगेगा इसकी अपेक्षा, है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, a force acting in the direction of body motion is known as propulsion drag, Magnus force, बहुत अच्छी बात है। स्पिन है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, किसी पिंड की गति की दिशा में कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। तो कार्य करने वाले बल की दिशा में क्या कहते हैं हम, उसको प्रपल्सिव ड्रैग कहते हैं। ड्रैग फोर्स आपको ये जो है बायोमैकेनिक्स में, जैसे आप कभी बाइक चला रहे हों बहुत तेज, है ना, और बाइक चला रहे आगे आगे चलते चले जा रहे, हवा आपके आगे लगेगी, पीछे क्या होगा, तो वो फॉर्म ड्रैग होते हैं। यानी इसी तरह के सारे जो हैं आपके जो फोर्स लग रहे हैं, है ना, उसमें डिटेल में आऊँगा। स्विमिंग स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक लेंथ, या वाटर डेप्थ, एयर रेसिस्टेंस, या स्ट्रोक रेट। यानी ये जो स्विमिंग की बात हो रही है, तैराकी गति का गुणनफल किसका है, तैराकी जो गुणनफल है वो किसका है, याद रखिएगा, स्ट्रोक की लंबाई और स्ट्रोक की दर, ये आपके क्या है, इसका प्रोडक्ट है। स्ट्रोक की लेंथ, है ना, और स्ट्रोक का रेट,
जब लेंथ की बात होगी, है ना, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्री रिक्वेस्टिंग of for body float to static position, the magnitude of buoyant force and body weight are equal, the center of volume and center of gravity are vertically aligned, and third है, intensity buoyant force and body weight are equal, the center of volume and center of gravity are horizontally aligned, है ना। ये चीजें आपको बतानी। उत्प्लवन बल और शरीर के बल का परिणाम बराबर है, आयतन का केंद्र और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र लंबवत है, उत्प्लावन बल और शरीर की तीव्रता बराबर है, आयतन केंद्र गुरुत्वाकर्षण केंद्र और क्षैतिज रूप में जो है संरेखित है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 24। तो याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ बाउंड फोर्स एंड बॉडी वेट आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर वर्टिकली अलाइज्ड, जब ये दोनों इक्वल ऐसे रहेंगे तभी ये आपका ये क्या कहलाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, विच आर द अज्यूम रोल ऑफ स्केलेटल मसल, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइज, स्टेबलाइज, वर्क, रेस्टलेस। कंकाल की मांसपेशियों कौन सी भूमिकाएं मानी जाती हैं, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर, स्थिर बेचैनी से काम करना, यानी वर्क लेस काम करना, है ना। ये किसका काम होता है, तो याद रखिएगा पहला तीसरा, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, न्यूट्रलाइज, स्टेबलाइज, है ना। तो ये तीनों फंक्शन हैं, याद रखिएगा। 26 विट इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग मस्कुलर फोर्स जनरेशन, मांसपेशियों में बल निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं का हुआ करे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के सर्कल कर लो। फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, या स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, एकेडमिक अचीवमेंट, बताइए। ये आपको क्वेश्चन नंबर 26, है ना। चलिए तो ये जो है आपका नहीं है, एकेडमिक नहीं है, बाकी तो सारे होते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने उससे आपको इसलिए बताया है, ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और आते भी हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। और ये लीवर का क्वेश्चन है, फोर्स आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज की बात हो रही है, क्वेश्चन मिलेगा जरूर आने वाले में पेपरों में। एफर्ट आर्म, रेसिस्टेंस आर्म, रेसिस्टम एफर्ट आर्म, या एफर्ट आर्म फलक्रम, या एफर्ट आर्म मोमेंटम रेशियो, आंतरिक लाभ किसके बराबर होता है। तो याद रखना कि जिसको हम लोड आर्म भी कहते हैं, इसको हम लोड आर्म भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, हम फोर्स आर्म कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स आर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फोर्स आर्म कहते हैं, है ना। चलो एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो ये तो थी जो आपको प्रैक्टिस सेट में कराए हैं, है ना। ये याद रखना, आपकी मंडे टू, ये भी मैं यहाँ पर शेड्यूल कर दूँ आप सभी के लिए, ये सभी साथियों के लिए क्लास चलेगी, है ना। विशेष तौर पर ये जो क्लास है, उत्तराखंड मेरे साथी हैं उन सभी के रिक्वेस्ट पर ये क्लास आई हुई है। मंडे टू सैटरडे, टाइमिंग है, नोट कर लीजिए, 9:30 PM पर डेली लाइव रहेगी, डेली लाइव क्लास रहेगी। तो जुड़ना और शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। 9:30 बजे मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास रहेगी। और अब जो मैं एक नया भी और भी करने जा रहा हूँ, वो सैटरडे को आपको क्लास एक टेस्ट मैराथन जो है वो रखने की कोशिश करूँगा। जो नए नए पेपर आ रहे हैं और एक तरह के टेस्ट पेपर को मैं करने की कोशिश करूँगा। तो सेशन को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और आप लोगों से यही उम्मीद है, यूँ ही अपना प्यार देते रहिए, भरोसा बनाए रखिए। आपके साथ हैं, आपके हमेशा साथ रहेंगे जितेंद्र सर। इसी के साथ आप सभी को, साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद मेरे साथियों।